सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं और इनके अगर एक्सप्लॉयटेशन किया जाए या ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो क्या क्या लॉसेस होते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। तो पहले हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका शॉर्ट में आपको समराइज आंसर दे देता हूं मैं, इनके आंसर आपको कैसे लिखने हैं अगर आ गए तो, या इनका आंसर क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, देखो, इफ वी वांट टू यूज वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, हाउ कैन वी इंश्योर दैट आवर एक्सट्रैक्शन रेट मैचेस द नेचुरल रिन्यूएबल साइकिल। अगर हमें क्या करना है, जैसे पेड़ पौधे जंगल में होते हैं और उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग कितना पेड़ पौधे को काटें या कितना उसका एक्सट्रैक्शन करें जिससे नेचुरल रिन्यूएबल साइकिल जो है वो मैच रहे। तो देखो, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने पेड़ काटो, लेकिन जैसे आपको मान लो 50 पेड़ की ज़रूरत है तो आप 50 पेड़ काटोगे तो आप उसके प्लेस पर 100 पेड़ लगा दो। ठीक है, उससे क्या होगा, नेचुरल साइकिल जो चलता है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, और अगर आपको और ज्यादा पेड़ कट करने हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो उसके पहले आप और ज्यादा पेड़ लगा सकते हो। जैसे अगर आपको 100 पेड़ की जरूरत पड़ रही है, इतना तो जरूरत पड़ेगा नहीं वैसे आपको, तो आप 200 या 500 पेड़ लगा दो, इससे नेचुरल साइकिल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। दूसरा, हाउ डज द ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल साइकिल वर्क्स, ये हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया हुआ था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वाटर साइकिल जो होता है वो वर्क करता है। पहले जो ओशन, जो रिवर, जो पॉन्ड में वाटर होता है वो इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ऊपर जाता है। ऊपर में क्लाउड के पास जाकर वो कंडेंसेट होता है और कंडेंसेट होने के बाद वाटर के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ये ड्रॉपलेट्स आपस में बड़े होते हैं और बड़े होकर फिर जमीन में वापस आते हैं। फिर ये क्या करते हैं, सॉइल की अलग अलग लेयर से पास होते होते ग्राउंड वाटर में क्या करते हैं, जाते हैं। उसके बाद हाउ शुड वी यूज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का यूज हमें कैसे करना चाहिए। देखो भाई, हमें जितनी नीड है हमें उतना ही नीड का यूज करना चाहिए। अगर कहीं पर एक्सेस अमाउंट पे वाटर का यूज हो रहा है या वेस्ट हो रहा है तो उसको बंद करना चाहिए। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर क्लासरूम में या स्कूल में, घर में अगर आपका वाटर टैप जो है अगर चल रहा है, नल बिना फालतू का चल रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। इस तरीके के हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। तीसरा है, हाउ डू फिश रिन्यू देमसेल्फ इन द पॉन्ड्स, पॉन्ड्स जो होते हैं उसमें जो फिश होते हैं वो अपने आप को रिन्यू कैसे करते हैं। वो खराब मटेरियल को खाते हैं और खाने के बाद उसको वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं लेस हार्मफुल चीजों में, जिसके कारण से वो क्या रहते हैं, अपने आप को फ्रेश रखते हैं। हाउ शुड वी हार्वेस्ट फिश, अगर आपको फिश की हार्वेस्टिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर में जो है ऑक्सीजन कैपेबिलिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक्वेरियम में होता है, एक्वेरियम में क्या होता है, फिश आप रखते हो, उसमें पानी को आप चेंज करते हो और वहां पर ऑक्सीजन आप लगाने के लिए एक मशीन भी यूज करते हो। उसी तरीके से अगर आपको हार्वेस्टिंग करनी है तो आपको प्रॉपर यहाँ पर ये कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर जो है पानी जो है वो एक ही जैसा पानी, गंदा पानी एक्यूमुलेट ना हो पाए, फ्रेश वाटर फिश को मिलता रहे ताकि उसको भी ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए मिलता रहे। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं, वो सोर्सेस होते हैं जिसको हम एक बार यूज करने के बाद किसी दूसरे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं, वो ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिसको अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो आप कैसे भी करके उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। These resources such as iron ore, coal, mineral oil etc. are available in limited quantity। हमें पता है कि हमारे नेचर में जो आयरन ओर है, जो कोल है, जो मिनरल ऑयल है, वो लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है। द नेचुरल स्टॉक डिप्लीट्स द मोर वी यूटिलाइज देम बिकॉज दे डू नॉट रिन्यू देमसेल्फ। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें स्टॉक्स में जो अवेलेबल हैं वो जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिन्यू होने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्टील का यूज करते हैं। स्टील कहाँ से आता है, आयरन ओर से आता है। तो आयरन ओर का हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण से जो है इनका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है।
फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक और डिपॉजिट्स डिप्लीड आफ्टर माइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम देम। उसी जैसे एग्जांपल आपको दिया कि जो मेटेलिक ओर्स होते हैं, चाहे वो आयरन का हो, चाहे मैग्नीशियम का हो, किसी का भी ओर हो, उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मेटल के लिए, तो वहां पर क्या हो रहा है, उनका अमाउंट कम होते जा रहा है। वी देन हैव टू लुक फॉर अ न्यू और डिपॉजिट्स, और इसी कारण से एक जगह का अगर नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गया, हमें दूसरे जगह पर क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहां कहां और मिल सकता है। A day will come when we exhaust all available deposits. Even today, many mines have shut down after exhausting their stock. और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग अगर इसी रेट से अगर यूज करते रहें तो कुछ ही सालों में यह जो हमारे मिनरल ओर्स हैं या मिनरल रिसोर्सेस हैं वो एक न एक दिन क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। वन सच एग्जाम्पल इज द दल्ली राजहरा आयरन ओर इन छत्तीसगढ़। एक इसका एग्जाम्पल है हमारा जो दल्ली राजहरा है ना, दल्ली राजहरा कहाँ है, बालोद में है, ठीक है, बालोद दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के पास में बालोद में है, ठीक है। तो वहां पर पहले जो भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट का भिलाई स्टील प्लांट इसीलिए स्टैब्लिश किया गया था क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ दल्ली राजहरा से उसको मिल जाता था। तो बीएसपी में जो भी स्टील वगैरह बनते थे उसका रॉ मटेरियल दल्ली राजहरा से आता था, लेकिन 30-40 साल के एक्सट्रैक्शन के बाद वहां का जो मिनरल ओर है वो खत्म हो चुका है। अब दल्ली राजहरा में जो है आयरन ओर के माइंस जो है लिमिटेड है वो खत्म हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे जगह से जो है क्या कर रहे हैं, बीएसपी जो है दूसरे किसी प्लेस से जो है क्या कर रहा है, अब रॉ मटेरियल जो है मंगा रहा है। समझ में आए? तो देखो किसी एक जगह पर अगर आप लिमिटेड अमाउंट में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उसका अगर बहुत ज्यादा यूज कर लोगे तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमारे पूरे अर्थ पर अगर हम लोग बात करें मिनरल ऑयल रिजर्व की, कि हमारी जमीन के अंदर में कितने मिनरल ऑयल्स हैं, और अगर इसी तरीके से इसका यूज अगर होता गया तो देखो ये डेटा है 2013 के बेसिस पर, मतलब आज से लगभग 8-10 साल पहले का डेटा है। तो जो मिडिल ईस्ट है जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, वहां पर ऑयल का रिजर्व कितना है, 809 मिलियन बैरल्स हैं। लेकिन 2013 के रेट में अगर बात करें, जो भी डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं 2013 के बेसिस पर है, तो 2013 में जिस रेट से मिनरल ऑयल का यूज हो रहा था, तो 2013 के बाद 79 ईयर्स के बाद पूरा का पूरा ये ऑयल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये रेट तो आज के डेट में और भी बढ़ चुकी है। 2013 में जिस रेट से, जैसे मान लो 2013 में जो है एक दिन में 1000 लीटर का यूज होता था, फॉर जस्ट एग्जांपल के लिए 1000 लीटर का पर डे यूज होता था, जो कि आज के डेट में बढ़कर जो है 2000 या 2500 लीटर पर डे हो गया है। तो 2013 में ये रिसर्च हुआ था कि जिस रेट से 2013 में हम लोग ऑयल का यूज कर रहे हैं ये लगभग 79 ईयर में खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में 2013 के कंपैरिजन में तो रेट ऑफ यूटिलाइजेशन और बढ़ गया है, और ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये जो ईयर है और कम हो जाएगा। हो सकता है कि 50 से 60 ईयर्स तक आ जाए, 50 से 60 साल में भी खत्म हो जाए। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है लगभग कितने मिनरल ऑयल्स पाए जाते हैं, 44 मिलियन बैरल्स पाए जाते हैं। और अमेरिका में 2013 के कंपैरिजन में जिस रेट में यूज हो रहा है 2013 के डेटा के हिसाब से वो 12 साल में 2025-26 तक क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, 1688 मिलियन बैरल्स हैं। और ये अगर इसी रेट से अगर यूज हो, मतलब ये पुराने रिकॉर्ड के बेसिस पर मैं आपको समझा रहा हूं ना, 2013 में जिस रेट से यूज हो रहा था उस रेट से अगर यूज होगा तो 53 इयर्स में खत्म हो जाएगा। लेकिन 2013 के कंपैरिजन में हम तो और ज्यादा स्पीड से यूज कर रहे हैं, तो ये 53 इयर्स तक चलेगा भी नहीं, 25 से 30 साल आने वाले दिनों में ही खत्म हो जाएगा अगर हमारा रेट इसी तरीके से बढ़ता रहा तो। ठीक है, अब देखो टेबल 1.1 depicts the proven global reserve of crude oil. How many year will these reserve last if global consumption of crude oil continue at the current rate? वहीं पर बताया जाए, टेबल का इंफॉर्मेशन दिया गया है कि टेबल में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है अगर उसी रेट से अगर यूज होता रहा तो कितने सालों में ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे करके। दे विल बी एग्जॉस्टेड विद इन 53 ईयर्स, और ये कितने दिनों में खत्म हो जाएंगे, 53 ईयर्स में खत्म हो जाएंगे। India depends on crude oil imports because the country does not have any adequate proven resources. इंडिया जैसा जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे यहाँ जो है मिनरल ऑयल्स नहीं पाए जाते हैं, तो हम लोग अपनी कमी को पूरा करने के लिए, डिमांड को फुलफिल करने के लिए बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो हम एक इंपोर्ट कंट्री हैं। As the global stock depletes, price of oil will escalate. अब जैसे जैसे दुनिया में ऑयल या किसी भी चीज की कमी होते जाएगी तो उसका डिमांड बढ़ेगा, रिसोर्सेज तो कम है तो उसकी प्राइस भी बढ़ते जाएगी।
इंडिया एंड इट्स सिटीजन विल हैव टू बियर द बर्डन ऑफ हायर प्राइसेस। और इसी कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया के हर आदमी को जो है ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा पेट्रोल डीजल के लिए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आज के डेट में पेट्रोल के प्राइस 102 103 रुपए है। पहले आज से 10-15 साल पहले जाओगे तो 70 रुपए 80 रुपए था। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऑयल जो है जो जमीन के अंदर में पाया जाता है वो कम होते जा रहा है, लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसीलिए ऑयल का प्राइस भी क्या होते जा रहा है, काफी ज्यादा जो है बढ़ते जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखना कि 150-200 तक भी पहुंच सकता है 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस, अगर इसी तरीके से यूज होता रहा तो। द सेंसिबल थिंग्स टू डू इज टू रिड्यूस कंजम्पशन। अब यहां पर अगर आपको इस कंडीशन के आस से बचना है, मतलब 200 रुपए पर लीटर पेट्रोल आपको नहीं खरीदना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे कर सकते हो आप? इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप साइकिल चला सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले सकते हो, मतलब जैसे 3-4 लोग स्कूल अलग अलग बाइक्स में जाते हो तो आप सब आपस में ग्रुप बनाकर एक बाइक में 3-4 लोग भी जा सकते हो, है कि नहीं? मतलब इसी तरीके से कार में, जैसे मान लो स्कूल में जाने के लिए 50 लोग गाड़ी का यूज करते हैं, अगर ये 50 लोग मिलकर एक बस या एक ऑटो किराए कर लें तो बचेगा कि नहीं, पेट्रोल बहुत सारा बचेगा कि नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोसेसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। यूज ऑयल ओनली व्हेन नेसेसरी एंड लुक फॉर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। हमें जब भी जरूरत हो हमें उसी पर क्या करना चाहिए, उसी मतलब जब जरूरत हो तभी यूज करना चाहिए, अदरवाइज हमें इसके अल्टरनेटिव सोर्सेज पर जो है फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वी कुड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन मिनरल ऑयल। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ऑयल का रिसोर्सेज का मतलब ऑयल पे डिपेंडेंसी को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन चीजों पर हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। तो जैसे इसीलिए जो है 2015 में ना एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है पेरिस फ्रांस में एक जो है क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था, जिसको पेरिस क्लाइमेट एक्शन बोलते हैं या पेरिस क्लाइमेट मीटिंग बोलते हैं। वहां पर सारे पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि हम आने वाले इतने सालों में जो है मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस का यूज करना कम कर देंगे और हम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो है यूज करेंगे। उसी में हमारे इंडिया ने भी ये प्रॉमिस किया था कि 2030 तक आते आते हम लोग अपने जो भी मिनरल ऑयल्स की जो भी डिमांड है उसका 50% डिमांड जो है हम लोग कहां से फुलफिल करेंगे, अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी से पूरा करेंगे। ऐसा पूरी दुनिया को प्रॉमिस किया है हमने। मतलब पेरिस जैसे क्लाइमेट जब चेंज होता है ना तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो कभी भी बारिश हो जाना, कभी भी ठंडी लगना, कभी भी गर्मी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सब क्लाइमेट चेंज के जो है क्या निशानी है। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जाए करके 2015 में ना पेरिस में एक मीटिंग हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड सब कंट्री ने बताया था कि हम 2040 तक, 2050 तक, 2070 तक हम लोग जो है कार्बन का एमिशन कम करेंगे, हम नेचुरल गैसेस का यूज कम करेंगे, अल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज करेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया था। तो उसमें हमारे इंडिया ने भी प्रॉमिस किया था कि 2030 तक हमारी जितनी भी डिमांड है एनर्जी की, उसका डिमांड का आधा हिस्सा हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, अलग अलग तरीकों के एनर्जी से क्या करेंगे, पूरा करेंगे करके। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे हमारी डिपेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। अब देखो, अगर आपके घर में कोई सामान नहीं बनता है, आपको उससे बाहर से खरीदना पड़ता है, तो आपके इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होगा, एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में चले जाएगा, तो आपके पास पैसा बचेगा क्या। उसी तरीके से जैसे मान लो आप जो है आपके घर में जो है चावल की खेती नहीं होती है, तो चावल तो आपको चाहिए खाना खाने के लिए, तो चावल आप बाजार से खरीद कर लाओगे तो आपके महीने के जितनी भी इनकम होती है उसका मैक्सिमम हिस्सा तो चावल खरीदने में चला गया। वहीं पर अगर आप चावल उगाना चालू कर दोगे तो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा कि नहीं। सेम सिचुएशन होता है कंट्रीज के साथ। हमारा इंडिया जहां पर ऑयल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग दूसरे अल्टरनेटिव पर तो फोकस कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो विंड एनर्जी भी अवेलेबल है, सोलर एनर्जी भी अवेलेबल है, ओशन थर्मल एनर्जी भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है जिसको यूज करके हम लोग मिनरल ऑयल्स को यूज जो है कम कर सकते हैं, जिससे हमारे कंट्री का पैसा जो है क्या होगा, बचेगा। The developed nation are not concerned about the need of the developing nation but want to control global oil reserve to protect their own interests and ensure they do not face any shortage। अब देखो, यहां पर भी पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बटी हुई है।
कैसे दो हिस्सों में बटी हुई हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये लोग दिखावा करते हैं कि हम जो है क्या करेंगे, ऑयल रिसोर्सेज का यूज कम करेंगे, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे, और डेवलपिंग कंट्रीज पर प्रेशर डालते हैं कि देखो भाई ऑयल दुनिया में कम हो रहा है तो आप लोग कम यूज करो। देखो ये गलत है। जब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट किया था ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, तो उस समय तो उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लाइंडली यूज किया था पेट्रोल का, डीजल का, कैरोसिन का, कोल का, और वो डेवलप कर लिए अपने आप को, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिए, महंगे महंगे टेक्नोलॉजी है उनके पास। अगर वही चीज अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज को बोलेंगे कि भाई आप लोग जो है ऑयल का यूज मत करो, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। जब आपको जरूरत थी तो आपने कोल का बहुत ज्यादा ब्लाइंडली यूज किया। जब हमारी बारी आई तो आप बोल रहे हो कि पॉल्यूशन हो रहा है, कम करो। तो वो जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जब उनका इंटरेस्ट पूरा हो गया, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, तो अब वो कोल वगैरह का यूज नहीं करते हैं, तो पूरी दुनिया को भी बोलते हैं कि आप भी यूज मत करो। तो भाई कैसे करेंगे, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे पास इनकम का सोर्सेस कम है, हम अचानक से इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को मतलब इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें तो कोल वगैरह पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। तो इसी कारण से दुनिया दो पार्ट में डिवाइड है क्लाइमेट को लेकर। एक डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप खड़ा हुआ है जिसमें ब्राजील, इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान इस तरीके के देश हैं, और एक डेवलप्ड कंट्री है जो कि बोलते हैं कि हम सुपीरियर हैं, आप हमारी बात को सुनो। तो क्यों सुनेंगे डेवलपिंग कंट्रीज? तो इसीलिए इस पर बहस जो है होती है। समझ में आया नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? डेवलप्ड कंट्रीज बोल रही हैं कि पर्यावरण पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमें कोयले, पेट्रोल, डीजल का यूज कम करना पड़ेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, तो वहां पर वो लोग तो यूज कर लिए और अपने आप को वेल सेटल कर लिए। लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि आप यूज मत करो। ये तो गलत बात है। The United States of America does not have adequate oil resources to meet its domestic consumption, so it uses to economic and military might to gain control of the oil reserve of other countries। देखो, अमेरिका में जितने भी ऑयल रिजर्व हैं वो बहुत कम हैं और वो अपने यहाँ के डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो अब अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्रीज क्या करता है, जिन कंट्रीज में जो है ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है उनको कंट्रोल करना चालू करता है, एक तरीके से कॉलोनी बनाना चालू करता है। जैसे एक समय पे ब्रिटेन क्या करता था, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस जैसे कंट्रीज को जो है क्या करता था, कॉलोनी बनाता था ताकि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकें। सिमिलरली जो है अमेरिका भी क्या कर रहा है, जहां पर ऑयल रिसोर्सेज, नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं, उन कंट्रीज पर जो है पॉलिटिकली या मिलिट्री जो है क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ताकि जरूरत पड़े तो हम वहां के ऑयल को क्या कर सके, यूज कर सके। जैसे वियतनाम हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इन कंट्रीज को कंट्रोल करना चालू कर रहा है। Some non-renewable sources can be recycled. For example, we use bauxite to produce aluminium and aluminium utensil. We cannot renew our bauxite deposit, but we can recycle the aluminium of old utensils by melting and reusing it. देखो, बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस ऐसे हैं जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके रिन्यू कर सकते हैं। जैसे एक नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें जमीन के अंदर मिलता हुआ बॉक्साइट। अब बॉक्साइट का यूज क्या होता है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए यूज होता है। फिर एल्यूमिनियम का यूज क्या होता है, बर्तन वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। तो बॉक्साइट को हम लोग रिन्यू तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो यूटेंसिल जो एल्यूमिनियम से बना है, अगर वो यूज हो चुका है एक बार, तो उसको मेल्ट करके फिर से नया चीज जो है बनाया जा सकता है। उसी तरीके से आप लोग देखे होंगे कि जो कबाड़ी वाले होते हैं, प्लास्टिक, लोहा, एल्यूमिनियम सबको खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? ताकि उन सबको मेल्ट करके फिर से नई चीजें जो है क्या किया जा सके, बनाया जा सके। तो इस तरीके से ये हो गया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें पूरी दुनिया किस तरीके से बटी हुई है, पेरिस क्लाइमेट एक्शन क्या था 2015 में हुआ था, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग यहां से जो है स्टार्ट करेंगे।